हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे जल्दी से बैठ। चलो हाँ, अब इसकी आवाज़ तो कम कर लेकिन ज़्यादा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे, चलो राधे राधे। हाँ, एक बुक तो दे दो। अच्छा, कल कल हम लोग बातचीत कर रहे थे किसके बारे में? एक कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन था और मैंने कहा था होमवर्क। देखा था क्या घर जाके? मैंने बेटा रिटर्न में करने के लिए 2-3 दिन बाद बोला था, देखने के लिए मना थोड़ी किया था। मैंने ये पूछा है घर जाके देखा था क्या दोबारा? चलो, क्या हो गया? कम है? चलो अब बातचीत नहीं, अब ध्यान से सुनो। किस में? हाँ ठीक है, अब सही है, अब ज्यादा वो नहीं भी सुनाई दे तुम्हें कौन सा समझ में आता है? बैठे रहो। वैसे भी तू आंसर देख देख के बताता है। चलो, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से 3 बातें की थी, अगर आपको पता हो तो। वैसे आपको कल का भी नहीं पता होता तो वो तो बहुत पुरानी, 7 दिन तो मैंने ही ऑफ कर लिया बीच में। बेटा मैंने 3 बातें की थी, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक डिपेंडेंट ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच। मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप लोगों से 3 चर्चाएं पूरी कंप्लीट करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ब्रांच अकाउंट में। तो मेरी एक बात बताओ क्या हो चुकी? कंप्लीट। कौन सी? इनडिपेंडेंट ब्रांच। इनडिपेंडेंट ब्रांच कंप्लीट हो गई। इधर बेटा आप ध्यान से सुनो, कनेक्टिविटी इशू है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिपेंडेंट ब्रांच में मैंने आप लोगों से कहा था, बहुत सिंपल है ब्रांच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, लेकिन क्या है ना, इसमें सुनने का काम बहुत ज़्यादा है यार, अकाउंटिंग उसके बाद ही आपके दिमाग में जाती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में मैंने आप लोगों से 2 तरह की प्रॉब्लम डिस्कस की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बात है। पहला, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा, तो हमने एंट्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक उसमें एंट्री पेंडिंग है अभी, आपको पता हो तो। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन जो कि 16 या 20 नंबर का आता है। ये दोनों तरह से इसमें अमाउंट अमाउंट चेंज हो जाते हैं, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था लास्ट में। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जब भी कंसोलिडेशन पर्पज से आएगा। तो मैंने आपको कहा कि जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात करें तो बताओ, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में अलग अकाउंटिंग करेगा, ब्रांच अपनी अलग अकाउंटिंग करेगी, वो अपने यहाँ पर लेजर अकाउंटिंग करे, जर्नल एंट्रीज करेगी, लेजर बनाएगी और ट्रायल बैलेंस के ब्याह पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, वो सारी मैंने बातें बता दी। हेड ऑफिस भी सेम काम करेगा, इससे उन दोनों की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई हो जाएगी और फाइनेंशियल पोजीशन भी आइडेंटिफाई हो जाएगी इंडिविजुअली। लेकिन बताओ, इन्वेस्टर किस में इंटरेस्टेड नहीं होता? इंडिविजुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो दैट्स वाई आपको बताओ, मजबूरी में क्या करना पड़ता है? कंसोलिडेशन करना पड़ता है। तो हमने कंसोलिडेशन भी करके दिखा दिया।
आईसीआई हमेशा आप लोगों से ये नहीं बोलेगा कि हेड ऑफिस का अलग बनाओ ब्रांच का, वो बोलेगा कॉलमनार फॉर्म में बनाओ। बिलीव मी, कॉलमनार फॉर्म में आसानी से नहीं बनता। मैंने आपको इस क्वेश्चन को लगभग लगभग 2.5 घंटे में पूरा कराया था। बेटा आप जब करोगे तो आप खुद देखोगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी क्या होंगी आपसे गलतियां, जबकि आपको पूरा क्वेश्चन बताओ क्या होना चाहिए, रट गया है 2.5 घंटे में अगर हमने डिस्कस किया है। नया क्वेश्चन आएगा, डेटा बदलेगा, एक आध एडजस्टमेंट बदलेगा, तो बट ऑब्वियस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रिंट होगा तो 16 नंबर का ही प्रिंट होगा, डेटा बेटा बदल के। एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के हो सकते हैं तो आप डील कर ही सकते हो। चलो मेरी तरफ से क्या खत्म, बोलो इनडिपेंडेंट। अब मैं किसकी तरफ चल रहा हूँ, मैं डिपेंडेंट की तरफ जाने से पहले मैंने कहा ना मेरा सारा फोकस बताओ किस पर रहेगा, इंडिपेंडेंट पर। मैं इंडिपेंडेंट को दिमाग में अच्छी तरह से सेटल कर देता हूँ ताकि फिर मैं आगे मेहनत थोड़ी सी कम करूँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। तो बताओ एक दो क्वेश्चन अभी किसके और करते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लियरिटी बढ़ जाए। बेटा पेज नंबर 13.55 एग्जाम्पल नंबर 12। चलो मैं आगे जल्दी से देख लो किसका है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट, जो मैं पहले बता चुका क्योंकि मैं अभी इंडिपेंडेंट पर ही काम कर रहा हूँ। ये बोल रहा है अफिक्स ऑफ द कोलकाता हैज अ ब्रांच एट दिल्ली टू विच द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द कोलकाता बट द cost thereof is not recorded in the head office books. On 31st March 2011, the branch balance sheet as follows. ब्रांच की बैलेंस शीट दे रखी है। ब्रांच की बैलेंस शीट देने का मतलब समझते हो, ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद बना रही है। डेटर बैलेंस, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय द ट्रांसफर एचओ। ये क्या कर रखा है, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट। बेटा बिल्डिंग किसकी है, ब्रांच की, लेकिन अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ब्रांच की एसेट्स हेड ऑफिस मैनेज कर सकता है। बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट, बिल्डिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या है बेटा, बिल्डिंग पर कोई इन्होंने ऊपर, ये बिल्डिंग है इसके ऊपर आपने एक कमरा और बना दिया, तो बताओ वो क्या है, बिल्डिंग एक्सटेंशन। और मेरे लिए तो असेट है तो मेरा अकाउंट, लेकिन उसका अकाउंट मैं मैनेज नहीं करूँगा। कैश एट बैंक, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बैलेंस और हेड ऑफिस, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे आप नॉर्मल बैलेंस शीट में कैपिटल देखोगे तो ब्रांच की बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह हेड ऑफिस देखोगे आप, क्योंकि हेड ऑफिस का पैसा लगा हुआ है। आज की तारीख में हेड ऑफिस ब्रांच से कितना डिमांड करता है, 1,68,000। कुछ असेट्स हैं और कुछ लायबिलिटी, दोनों को नेट करने के बाद 168 डिमांड करता है। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा था ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस हमेशा क्रेडिटर होगा और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच हमेशा डेटर होगा विथ सेम अमाउंट एंड अपोजिट बैलेंसेस। ये इनका कॉन्सेप्ट रहता है। सेम नहीं होता तो हमें कुछ गड़बड़ चेक करना पड़ता है। ड्यूरिंग द 6 मंथ, ये बैलेंस शीट कब की दे रखी है इन्होंने, पीछे देखो 31 मार्च 11 या 1 अप्रैल 11 की बैलेंस शीट है। और ये बोला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2011 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन took places at Delhi branch. सेल, परचेजेस, वेजेस। अच्छा ये सेल्स आज हुई है या 6 महीने की सेल्स है, वो बोला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने की सेल्स है, 6 महीने की परचेज, वेजेस, सैलरी इंक्लूसिव एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी भी इसमें शामिल है, जनरल एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, मैनेजर सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, कैश पेड टू द क्रेडिटर्स, बिल्डिंग एक्सटेंशन फर्दर पेमेंट 4,000 रुपये, बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग अकाउंट 4,000 रुपये फर्दर पेमेंट। ये जो बिल्डिंग अकाउंट है फर्दर पेमेंट यानी और पेमेंट किया गया, क्यों पेमेंट किया गया, एक्सटेंशन किया है, कोई रूम वूम कुछ बनाया होगा इन्होंने, जो भी किया हुआ एक्सटेंशन के नाम पर क्या हुआ वो तो पता नहीं। तो बताओ वो कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेटा अगर आप
सिंगल फ्लोर पर डबल फ्लोर बनाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ सेकंड फ्लोर पर, दैट पर्टिकुलर सम शुड बी कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज ही होना चाहिए। ये 4,000 रुपये खर्चा किसने कर दिया? खर्चा किसने कर दिया? ब्रांच ने। बेटा ये ब्रांच की बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ब्रांच ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ ये काम किया, 4,000 खर्चा कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ये 4,000 खर्चा उसकी बुक्स में दिखना नहीं, क्योंकि ये बताओ क्या कर देना चाहिए था उसे, हेड ऑफिस को ट्रांसफर करके बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि बिल्डिंग के नाम पर उसकी बुक्स में कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। चलो देख लेंगे हम लोग। अगर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आगे की बात करें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स एंड द ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 2011, ऑल्सो गिव द जर्नल एंट्रीज इन दिल्ली बुक्स। कितनी बातें बोली हैं इसने? 3 बातें। एक, सेट आउट हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है ब्रांच की बुक्स में, बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहला क्या होगा? फिर अकाउंट और फिर, ठीक है वो आगे पीछे सीक्वेंस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज, ये बेटा जर्नल एंट्रीज नहीं है, इसने जानबूझकर गड़बड़ की। जर्नल एंट्रीज नहीं होता, कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आ रही है बात? मैंने आपसे पहले ही कहा था वो सेल्स कितने महीने की, इसीलिए मैंने कहा था वो सेल्स आज की नहीं है, 6 महीने की सेल्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन 6 मंथ इंफॉर्मेशन है। तो जनरल एंट्री का मतलब तो ट्रांजैक्शन एंट्री हो गया, जो बेसिक एंट्री है वो तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेल पता नहीं किस दिन कितनी कितनी हुई थी, उसकी तो एंट्री बना दी होगी इन्होंने, यानी जनरल एंट्रीज की बात पूरी हो चुकी। बेटा अगर किसी स्पेसिफिक डे पर मैं आपको फाइनेंशियल बैलेंस शीट मांग रहा हूँ, मैं आपसे बैलेंस शीट मांग रहा हूँ यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा हूँ, और उस दिन बोल रहा हूँ एंट्री करो, तो इट मीन्स वो जर्नल एंट्रीज नहीं है, वो एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है। आगे समझ में? तो वो वर्ड ऐसा यूज किया गया है जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए। तो आपके दिमाग में काटा पीटी मत करना, लेकिन दिमाग में होना चाहिए स्पेसिफिक डे बैलेंस शीट बननी है, फाइनेंशियल्स बनना है, और बोल रहा है कि आप एंट्री करो, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री है। दूसरी बात, क्या आज बैलेंस शीट बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए बेटा। हम लोग बैलेंस शीट बिगिनिंग और एंड में बनाते हैं, ठीक है ना? तो आप यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, बैलेंस शीट यहाँ बनेगी। अब बोल रहा है यहाँ बना दो, तो बताओ बनाओगे या नहीं बनाओगे? 30 सितंबर, बेटा आपकी मजबूरी है बनाना, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे आप मना कर दोगे। तो हम यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि बननी नहीं चाहिए। चलो मैं आगे, अब देखते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ होने वाली है। आप बताओ, यहाँ जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो किसके बिहाफ पर बनाऊंगा? मैं तो आपको कई सवाल करवा चुका, और मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को, अगर आपके पास पुरानी बैलेंस शीट है तो उसके ब्याह पर नई ड्राफ्ट कर दो, कौन सी बात है? बेटा मैं पुरानी बैलेंस शीट के ब्याह पर अगर मैं देखूँ तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? डेटर बैलेंस आएगा। पुरानी बैलेंस शीट के ब्याह पर अगर मैं मान के चलूँ, डेटर कुछ और हो सकता है, बढ़ जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, डेटर आएगा, बोलो, कैश बैलेंस आएगा, बोलो, क्रेडिटर आएगा, और हेड ऑफिस आएगा। समझ में आ रही है बात? हेड ऑफिस भी तो आएगा यहाँ, ठीक है। अब इस बात को दिमाग में रखना बेटा, अगर यहाँ पर हेड ऑफिस आएगा तो बताओ उस हेड ऑफिस में क्या आना चाहिए? अपडेटेड बैलेंस आएगा कि पुराना बैलेंस उठा कर लाओगे? तो आपको नहीं लगता इस, बोलो, 6 महीने का प्रॉफिट, ध्यान रखना 6 महीने का प्रॉफिट मैं आपको बता चुका, हेड ऑफिस बैलेंस में सारे अपडेशन के बाद मुझे उसमें प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ता है। तो ब्रांच ने जो 6 महीने में कमाया वो हेड ऑफिस में ऐड होना चाहिए। अब बताओ मैं पी एंड एल बनाऊंगा क्या? बेटा पी एंड एल कायदे से तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने का कौन सा पी एंड एल। लेकिन आप बोलोगे साहब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो वो डिमांड कर रहा है आपसे, इसलिए बना रहे हो, वरना मैं यहाँ पर बैलेंस शीट भी नहीं बनाता। तो पी एंड एल प्रैक्टिकली देखो तो आप कहाँ बनेगा? एंड में। तो मुझे दिक्कत ही नहीं आएगी बेटा। यहाँ जब पी एंड एल बनेगा तो जो ब्रांच का पी एंड एल बनेगा उसमें मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर एचओ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, वो अपने आप जाके बैलेंस शीट में हेड ऑफिस में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या मेरे सामने आ रही है, पी एंड एल मुझसे मांगा नहीं गया, और मिड में मैं पी एंड एल बनाना नहीं चाहता, क्योंकि बनता ही नहीं, तो बना के करें क्या हम लोग? चलो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देते हैं। तो लिखो मेरे साथ, सबसे पहले इन लोगों ने 3 बात मांगी है, तो सबसे पहले आपको पता है जनरल एंट्रीज ही होंगी।
तो चलो बच्चों जर्नल एंट्री करते हैं। बोलो फटाफट। इन द बुक्स ऑफ क्या अफीम रफीक क्या क्या बोल रहे हो? जो लिखा है वही बोल लो। एक रफीक बोल रहा है, एक अफीम बोल रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम लोगों को, ध्यान रखना। फिर ज्यादा मेरे सामने बोलोगे नहीं। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, मैं नाम ही नहीं ले रहा। जल्दी बोलो फटाफट। पहली एंट्री जर्नल एंट्रीज। बेटा सारी एंट्रीज कब होंगी? 30 सितंबर 11। बेटा बताते चलो, मैं नहीं बता रहा। वेरी गुड बेटा, मैं एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूँ। नंबर 1 नंबर सेल्स, परचेज, वेजेस, सैलरी। बोलो। सैलरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिंग एडवांस सैलरी, तो बताओ क्या हो जाएगा? प्रीपेड या एडवांस सैलरी, जो भी लिखना है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितना है? 2। नरेशन वरेशन बाद में लिखते रहना, नरेशन यहाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट जल्दी से चलो आगे। जनरल इंश्योरेंस कोई मतलब, फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए दे दिया है। तो प्रीपेड फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हाफ कर दो टू फायर इंश्योरेंस। नरेशन वरेशन लिखते रहना। बीइंग एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 6 मंथ्स। चलो आगे अगला पॉइंट, रेमिटेंस टू एचओ। बताओ एंट्री क्या होगी? एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक 38,400। 38,400। चलो आगे, चलो आगे। तो बता क्या करूं फिर? कौन सा एडजस्टमेंट? बेटा यहाँ तक, वो तो आगे चलेंगे तभी तो एडजस्टमेंट होगा। बेटा किसी ने नहीं पूछा सर हेड ऑफिस की एंट्री क्यों कर रहे हो? नारक सोचते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो वही आती है, मैं समझा समझा के थक गया। सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं समझाता ही रहूँगा। सर आपको थका थका के मारेंगे। मैंने आपसे कहा मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया? क्या ये 38,400 आज भेजे हैं क्या, कि 6 महीने में भेजा हुआ अमाउंट है? तो फिर ये एंट्री मैंने क्यों कर दी? बेटा ओनली सेफर साइड, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद क्या बनाना है? हेड ऑफिस अकाउंट बनाना। समझ में आ रही है बात? तो ये एक्स्ट्रा एंट्री है, इसका कोई मार्क्स नहीं है, ये कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। क्योंकि ऐसे तो फिर मुझे सेल्स की भी एंट्री डालनी चाहिए, क्योंकि सेल्स 6 महीने की है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर ऐसे तो मुझे समझ में आ रही है बात, किसी के दिमाग में हालांकि क्लिक नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये एंट्री मेरे काम की नहीं है। मैं एक एंट्री एक्स्ट्रा जबरदस्ती डाल के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद हेड ऑफिस अकाउंट बनाना, तो मैं गड़बड़ ना कर दूँ। तो ये एंट्री बताओ क्या की जा सकती है? स्किप की जा सकती है, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है, वो हमारा शांति से बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये केवल और केवल सेफर साइड की गई है एंट्री। ये 6 महीने का रेमिटेंस है। अब कब कब भेजा गया वो मुझे नहीं पता। हाँ ये बोलता आज ही भेजा, तो आज की तो मुझे एंट्रियां करनी है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आज ही भेजा गया। चलो अगला पॉइंट, मैनेजर सैलरी काम का नहीं है, ये तो ट्रांजैक्शन है ना। कलेक्शन डिस्काउंट, डिस्काउंट काम का नहीं है। कैश पेड काम का नहीं है। बिल्डिंग अकाउंट, बेटा बिल्डिंग पर मैंने खर्चा किया, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैपिटलाइज होगा जो भी पैसा है। लेकिन मेरा अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है? तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी?
एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था मैं खर्चा कर रहा हूं लेकिन हेड ऑफिस ने मुझे बोल दिया खर्चा तो कर दो लेकिन अकाउंट मैनेज मत करना, अकाउंट तुम्हारा हम मैनेज करेंगे। तो मुझे तो उसको इन्फॉर्म करना था, तो फिर वो एंट्री डालता अपने यहाँ पर क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब लेकिन बताओ मुझे नहीं पता हेड ऑफिस ने क्या किया, लेकिन बताओ किसने गलती कर रखी है, क्योंकि हमसे हेड ऑफिस मांगा भी नहीं, या उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ब्रांच ने बताओ क्या किया, बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट 4000 रिकॉर्ड कर दिया। और बिल्डिंग अकाउंट क्यों, कैसे पता चला बेटा, बिल्डिंग अकाउंट इसकी बुक्स में आया ही कैसे, क्योंकि ये तो वही लेजर है जो इसने ओपन कर रखे हैं। तो बताओ मैं क्या कर दूं, अच्छा हो गई गलती, क्या करें बोलो। इसने जब खर्चा किया होगा तो एंट्री एंट्री क्या डाल दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब करेक्शन कर दो, बोलो एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग अकाउंट बंद हो गया इसकी बुक से, लिख दो। और 4000 रुपये, और वो नेट एंट्रीज की अपने आप आ गई। हमें किसी पर्टिकुलर डे पर एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन ही एंट्रीज करनी पड़ती है, तो हो गया रेक्टिफिकेशन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये काम खत्म हो गया। मैंने सारे ट्रांजेक्शन देख लिए और इस पर्टिकुलर डे पर एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन की बात कर दी। क्या आपको कुछ लगता है कुछ एंट्री पेंडिंग है? असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी, हे भगवान। कंसोलिडेशन थोड़ी कर रहे हैं भाई, हेड ऑफिस की तो चर्चा ही नहीं चल रही है। कंसोलिडेशन, ये ध्यान रखना, असेट्स और लायबिलिटी यानी एट द एंड ऑफ द डे इनकॉर्पोरेशन एंट्री किस लिए होती है, वो कंसोलिडेशन के पर्पज से। यहाँ कंसोलिडेशन का तो जिक्र ही नहीं है बेटा। मैंने अभी थोड़ी देर में, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मुझे हेड ऑफिस अकाउंट बनाना, और हेड ऑफिस अकाउंट अधूरा है। आपकी एंट्री तो पूरी हो गई, ये ट्रांजेक्शन तो मैंने देख लिया, इसमें जो जो एडजस्टमेंट दिख रहे थे वो हो गए। बताओ 6 महीने का क्या है प्रॉफिट। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर एक एंट्री और आनी चाहिए, लिखना नहीं है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एचओ, 6 महीने का प्रॉफिट एचओ अकाउंट बनाना है। 6 महीने में कुछ तो कमाया है उसने। ये एडजस्टमेंट तो सारे हो गए जो क्वेश्चन में मेंशन थे, लेकिन 6 मंथ का प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर करना है, समझ में आ रहा है, वरना हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा कैसे? इसके बाद तो हेड ऑफिस अकाउंट ही बनाना है आपको। तो फिर मुझे बताओ, मुझे एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस अकाउंट नहीं बनेगा और क्वेश्चन ने हेड ऑफिस अकाउंट मांगा है। मुझे हेड ऑफिस में 6 महीने का प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, और एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एचओ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। लेकिन यहाँ ये दूसरी समस्या ने जन्म ले लिया, 6 महीने में पी एंड एल कैसे बन जाएगा, क्योंकि डिमांड भी नहीं किया इसने। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, पहले आप देख लो, शायद समझ में आ जाए, समझ में आ जाए तो हाँ कर देना, फिर नोट करवा दूंगा मैं एक काम कर रहा हूं, अगर आप देखो यहाँ पर एंट्री नंबर अगला लिखना नहीं किसी को, या मेरे साथ लिखते रहो, समझ में आ जाए तो बता देना, वरना लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखते रहो मेरे साथ। उससे अगली एंट्री है 2 wages 20,000, 2 salary 4,400 पे है ना, 2 जर्नल एक्सपेंस। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? 2 फायर इंश्योरेंस, 2 मैनेजर सैलरी, 2 मैनेजर सैलरी, 2 डिस्काउंट अलाउड 8,000। बस खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल करना है इसका 88। देख कर मत बोलना, टोटल करना है इसका।
बेटा, क्योंकि फिर कुछ रह गया हो तो आइडिया लग जाएगा। सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अर्न अकाउंट डेबिट 1200, टू HO, 241 200, 241 200। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों एंट्री समझ में आ गई? पीछे तक बताओ, सबको क्लियर हो गया क्या किया मैंने, क्या किया? चलो बताओ, समझ में आया? बेटा मेरी मजबूरी है सर, रफ में आप क्या बना दो, P&L बना दो ना, 6 महीने का इनकम एक्सपेंस तो दे रखे हैं, ये इनकम एक्सपेंस तो लिखे हैं, और आप 6 महीने का P&L बना के रफ में क्या निकाल दो, प्रॉफिट निकाल के एंट्री डाल दो, P&L अकाउंट डेबिट टू HO। लेकिन बेटा वो तो हो जाएगा, HO अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है बताओ? ICI की तरह प्रेजेंट भी तो करनी है चीजें। ICI बोल रहा है साहब बैलेंस शीट तो मजबूरी में बना रहे हो, मिड में तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ मार्क्स लेने इसलिए बना रहे हो, P&L मजबूरी थोड़ी है। तो इसका और कहने का मतलब है बेटा, आपका थॉट प्रोसेस अलग भी तो हो सकता है, अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो ICI आपको सोचने के तरीके से खा रहा है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अकाउंटिंग कुछ नहीं है बेटा, अकाउंटिंग ब्रेन डेवलप करने से अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग सीखी नहीं जा सकती। इसीलिए बोलो अकाउंटिंग में सोचना सीखो आप लोग, अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे, बस पास ही हो पाओगे। तो ICI बोला सोच लो, ऐसे भी तो किया जा सकता है। P&L तो आपको मैंने बोला ही नहीं, तो बनाने की जरूरत ही नहीं, और मिड में बनेगा भी नहीं। तो फिर आपको हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है, अपडेट भी करना है ठीक है ना? हेड ऑफिस अकाउंट में उठाकर सारे खर्चे डेबिट कर दिए, इनकम क्रेडिट कर दी। बेटा एक बार हेड ऑफिस, अगर आप सारे देख रहे हो तो ये खर्चे एक बार ये सारा हेड ऑफिस में डेबिट हुआ, ये सारा हेड ऑफिस में क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस में अरे प्रॉफिट अपने आप पहुंच गया, हेड ऑफिस अकाउंट अपने आप आपका अपडेट हो जाएगा। और क्योंकि अगला अकाउंट हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है। क्या कहानी समझ में आ गई? तो ये एक तरीका है जो ICI ने आपको रिकमेंड किया कि मिड में P&L नहीं बनाना, तो ऐसे काम करना है। चलो मैं आ गई, ये यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में। चलो इसके साथ ही बताओ क्या कंप्लीट हो गया? जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं मुद्दा नंबर 2 पर। अब कौन सी बेटा? बेटा प्रॉफिट गया ना अपने आप, मैंने यही तो बताया अभी आपको। ये इनकम डाल दी और ये एक्सपेंस डाल दिया, तो प्रॉफिट गया अपने आप। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी करना है, प्रॉफिट तो अपने आप पहुंच गया वहां पर। सेकेंड बताओ क्या बनाना है? लेजर HO अकाउंट, और ये आप बना रहे हो 38 सितंबर 2011 को। जल्दी से बोलो सबसे पहले क्या आएगा? वेरी गुड, बाय बैलेंस BD। मैं उस 168 के बैलेंस को जो ऑन 1 अप्रैल 2011 था, जो कि बैलेंस शीट में था, आज अपडेट करके नया बैलेंस बताने वाला हूँ कि आज 38 सितंबर को नया बैलेंस क्या हो गया। तो चलो अपनी जर्नल एंट्रीज देख लो, मैंने वहां पर HO के रिलेवेंट सारी एंट्री कर दी थी। बोलो, सबसे पहले मैंने पैसा भेजा, मैंने इसीलिए वहां पर हेड ऑफिस से रिलेटेड एंट्री कर दी थी, जो कि तो बताओ हम ब्रांच क्या बोल रहा है, टू बैंक या कैश, जो भी है कैश। बोलो कितने रुपए? 38,400। बोला साहब क्रेडिटर साहब आप इतने से कम हो गए, क्योंकि आपको ये हमने पैसा भेज दिया। फिर बताओ हमने क्या किया आपको? बेटा बिल्डिंग, तो एंट्री क्या बनी? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू, एक बिल्डिंग अकाउंट है जो आप बोल रहे हो कि साहब बिल्डिंग के नाम से नहीं, किसके नाम से रिप्रेजेंट करो? हमारे नाम से रिप्रेजेंट करो, आपका बिल्डिंग अकाउंट ही है। वो हेड ऑफिस अकाउंट 4,000 रुपीज से बिल्डिंग अकाउंट ही है। बस आप इतना करना, हमें इन्फॉर्म करते रहना इसका इमीडिएटली। बाकी तो हिसाब किताब हम ईयर एंड में करते रहेंगे, लेकिन इस 4,000 को हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करते रहना अगर इससे छेड़छाड़ होती है तो। ठीक है, कंट्रोलिंग हो गई। आगे बोलो, खत्म, और तो कुछ हुआ नहीं था।
अब हमारे सामने समस्या थी 6 महीने का प्रॉफिट डालना है, तो उसके लिए ICI बोला P&L तो बनाने नहीं दूंगा, तो फिर बोला एक ट्रिक लगाओ, 6 महीने का प्रॉफिट और कैसे आ सकता है, तो बताओ बाय सनरीज। और 2, अब बेटा ICI भी जानता है इतनी लंबी चौड़ी रामायण दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 2 परचेज 2 ये 2 वेजेस 2 सब कुछ आएगा, लेकिन वो खुद भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। तो ये कौन से आइटम है, रेवेन्यू आइटम्स, और ये रेवेन्यू आइटम्स या रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस लिख दो। तो बोलो ये टोटल कितना था, 241 200 और ये 884। समझ में आ रहा है? तो ये आपको चॉइस दी है उसने, क्योंकि सारी परचेज वर्चेज दोबारा लिखने पर ये अकाउंट बड़ा हो जाएगा और कोई सेंस नहीं बन रहा है। वो बोल रहा मुझे बात समझ में आ गई, अगर आपने एंट्री डाल दी तो मुझे बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ मैंने क्या किया, डिफरेंस निकालना, 2 158 152 800, ये प्रॉफिट बुक कर दिया। बोलो आ गया समझ में, ये प्रॉफिट बुक हो गया। तो इस अकाउंट में ये आपका गया, ये असेट गया, ये प्रॉफिट बुक हो गया। अब नया बैलेंस निकाल दो, अपडेटेड टू बैलेंस शीट। तो 278 400, अच्छा ये बोल रहा था तो 78 400। नेक्स्ट मैं ये सोचा था इसमें से माइनस करने के बाद 278 400 क्या बनकर तैयार है, हेड ऑफिस अकाउंट बनकर तैयार है। खत्म कहानी। चले ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा समझ में आ रहा है ना पूरा, मैं पूछ नहीं रहा, फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप लोग वाई एंटर करने वाले हो। आधे तो सो रहे होंगे, सोने का समय हो रहा है, बाकी जो 2 4 5 पढ़ते हैं वो भी वाई एंटर करेंगे। नेक्स्ट आगे की बात, बेटा अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। सर आप तो हमें बनाते रहते हो, हम क्या बनाएं। चलो ठीक है, हम बैलेंस शीट बनाते, मैं आपको बना रहा हूँ, आप बैलेंस शीट बनाओ। थर्ड लास्ट एंड फाइनल बैलेंस शीट किसके बिहाफ पर, ब्रांच के बिहाफ पर। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले बोला था बैलेंस शीट हम ओल्ड बैलेंस शीट के बिहाफ पर बनाएंगे। नेक्स्ट HO जल्दी से बोलो, अभी अपडेटेड बैलेंस निकाला है आपने, 278 400, सीधा 1 लाख बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये ऐसा ही समय है, 2 ढाई बजे आदमी को नींद आती ही आती है। कुछ तो सो रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत रहती ही नहीं है, ये समय है ऐसा। नेक्स्ट अगला पॉइंट जल्दी से बोलो, क्रेडिट जल्दी बोलो कितना, क्रेडिटर रहेगा नहीं। क्यों, क्या हो गया इसे, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, क्या हो गया। बिट देखो कुछ बोल रहे हैं रहेगा नहीं, कुछ बोल रहे हैं 40,000, हाँ मैं बता तो रही हूँ 40,000। नेक्स्ट ठीक, अरे नालायको नहीं दे रखा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर वो कर रहे हैं हम कैलकुलेटर पर, वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग से बताया अगर कोई फिगर नहीं दे रखा तो बेटा सीधा बोला करो वर्किंग नोट बनेगा। अगर क्रेडिटर वहां था तो क्रेडिटर यहां भी होगा, क्योंकि क्रेडिट हमारी पॉलिसी का पार्ट है, क्रेडिट पॉलिसीज है। हमें कोई क्रेडिट देता है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। तो बिजनेस में मोस्टली क्रेडिटर्स अवेलेबल रहते हैं, डेटर्स अवेलेबल रहते हैं, और नहीं होगा तो अभी कैलकुलेशन में सामने आ जाएगा। मेंशन नहीं किया हुआ पूरा डेटा बेटा पढ़ लिया, एक छोटी सा नीचे डेटा ही तो दे रखा है 6 महीने का इनकम एक्सपेंस का, उसमें इसके बारे में नहीं है। चलो अगला पॉइंट डेटर्स, जल्दी से बताओ कितने, ठीक है ना, वर्किंग नोट बनाएंगे अभी। बिल्डिंग एक्सटेंशन,
एक्सटेंशन अकाउंट, बोलो क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू एच, बोलो कितना डैश। सर लिखी क्यों रहे बेटा, उसने भी तो लिख के दिखा रखा है। देखो बुक्स में क्या होना जरूरी है, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जो पब्लिश किए जाएंगे ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में कौन से पब्लिश होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका बिल्डिंग अकाउंट वो मैनेज कर रहा है। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे तो पता क्या लगेगा, आपके पास बिल्डिंग तो है लेकिन बुक्स में दिखाई नहीं रखी। बोलो आ गया समझ में। तो ये पुरानी बैलेंस शीट में भी उसने डिस्क्लोजर दिया हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी से तो हमें पता चला, बाकी तो कहीं उसने कुछ मेंशन नहीं किया था। इसी से आपको पता चला कि बिल्डिंग ब्रांच यूज तो कर रहा है लेकिन अकाउंट वो मैनेज कर रहा है। तो ये डिस्क्लोजर आपको भी देना है, ये बेसिकली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, लेकिन ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कन्वीनियंस के लिए बनाया जा रहा है, रिपोर्टिंग पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है। चलो अगला पॉइंट, कैश एट बैंक, डैश डैश अभी देख लेंगे। सर ये तो दे रखा है ना, बताओ कैश एट बैंक 28,000 और कैश इन हैंड 1600, ये तो दे रखा है। बोलो बात समझ में आ गई, ये दे रखा है तो हमने दे लास्ट में मेंशन है। और ये कौन सी डेट का डेटा है, 30 सितंबर का। चलो मैं आगे, तो ये मैंने पुराने डेटा के बिहाफ पर बताओ क्या किया, एक बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर दी। अब मैं चेक करता हूं क्या कुछ 6 महीने में नया डेटा क्रिएट हुआ जो कि पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था। तो आप चलो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि अभी अभी आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज डाली है, तो उसमें क्या दिखाई दिया, प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड सैलरी कितना था 2000 और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 1600। बोलो आ गया समझ में। और तो कुछ 6 महीने में नया क्रिएट किया नहीं है हमने, ओल्ड बैलेंस शीट को बेस। आप इतना सा कर सकते थे, कैश और बैंक बताओ क्या लग देते लास्ट में और इनको ऊपर लिख देते थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर। तो हमने ओल्ड बैलेंस शीट को बेस बनाकर काम किया और डेटा को इनकॉर्पोरेट कर दिया 6 महीने में। अब बताओ मेरा मुद्दा केवल और केवल क्या है, क्रेडिटर्स कितने हैं और डेटर्स कितने हैं। तो इनके लिए बताओ मैं क्या बना लूँ, भाई ये आइटम तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिपोर्ट ही नहीं होगा, लेकिन बाकी दो तो रिपोर्ट होंगे, वो मेंशन नहीं थे। तो मैं ऐसा करता हूँ वर्किंग नोट बना लेता हूँ। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बताओ कौन सा अकाउंट, जो भी आपको बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट। ये लो, कोई बनवा सकता है क्रेडिटर अकाउंट, बोलो बाय बैलेंस बीडी 26, ये तो 40 कहाँ दिख रहा है भाई। अच्छा अब की बार मैं आंसर देख रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ये 40,000। फिर बेटा जंप क्यों लगाते हो, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, इंफॉर्मेशन में कंटिन्यूटी में चलते रहा करो। समझ में आ रहा है, ये आपकी आदतें खराब है। आप इंफॉर्मेशन बिगिनिंग टू एंड आना सीखो, एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं जो जहां से दिखी वहीं से उठा लिया आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम चले सेल्स परचेज, और आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन परचेज और सेल्स, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, क्योंकि आपका सिस्टम ही एक्रूअल है। अगर ये कैश होंगे तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, अदरवाइज परचेज अजम्पशन लेनी है तो सुटेबल अजम्पशन क्रेडिट की होती है। तो ये सारी की सारी क्रेडिट परचेज है। तो बताओ एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय परचेज 48,000। मुझे लगता है ये अकाउंट तो बनाने आते हैं, ये तो कोई कंसर्न नहीं है। वेजेस सैलरी जनरल एक्सपेंस फायर रेमिटेंस मैनेजर सैलरी ये वो, और बोलो टू डिस्काउंट अलाउड, होगा ये लो। मेरी गलती तो तुरंत पकड़ में आ जाती है और खुद की प्रिंट करते रहे तो देखने में नहीं आती कभी। नेक्स्ट जल्दी बोलो कितना है, 1200। कैश पेड टू क्रेडिटर टू कैश, कैश पेड है तो कैश लिख दो, ये आ गया 60,000। और बताओ क्या आ गया, टू बैलेंसड, बस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये आ गया 26
800, ये 26,800। इसे जाके कहाँ लिख दो? बैलेंस शीट में। और अगला अकाउंट खुद बनाओ जल्दी से, कौन सा? डेटर्स अकाउंट। डेटर्स आ गए आपके 272। बेटा बैलेंस शीट में लिख के टोटल कर दो जल्दी से, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में लिखकर बैलेंस शीट का टोटल कर दो। बैलेंस शीट का टोटल आ गया आपका 3,05,200 और 3,05,200। हाँ बेटा बिल्कुल सही। इसका हरे कृष्णा मैं करूँगा इसका। अरे हो गया, बैलेंस शीट का टोटल लगाना है बस। 3,05,200। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कहा ना कुछ नहीं, मैं थोड़े से एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, सबका क्लियर क्वेश्चन? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से वाई एंटर करो, सबका क्लियर। चलो मुझे एक चीज बताओ, चलो इसका सॉल्यूशन देखो एक बार, इसका आंसर देखो। क्या एंट्री हमने की थी क्या? हाँ, पहली एंट्री हमने भी की है, दूसरी एंट्री हमने भी की है, और हेड ऑफिस परचेज वर्चेज हमने भी किया है, सेल्स वाली हेड ऑफिस बिल्डिंग हमने भी की है। बताओ हमने एक एंट्री वो रेमिटेंस वाली एक्स्ट्रा की है, जो मैंने कहा था वो आप मैंने इसलिए करवाई कि वो हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है। चले, हेड ऑफिस अकाउंट हमने बनाया क्या? हाँ, इसने भी सनरी लिख दिया, हमने भी सनरी लिख दिया, अदरवाइज आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, लेकिन आईसीआई खुद परमिशन देता है। बैलेंस शीट हमने भी बनाई, इसने भी बनाई। डेटर्स अकाउंट, क्या क्रेडिटर अकाउंट, ये क्या किया इसने? क्या कैश और बैंक की ज़रूरत थी क्या? बेटा कैश और बैंक बैलेंस तो दे रखा था ना, तो फिर कैश और बैंक की तो ज़रूरत नहीं थी, तो फिर क्यों बनाया इसने? क्या आप बना के आओगे क्या एग्ज़ाम में? बेटा जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हमें पता कैसे चलेगा? क्या क्या बताओ, कैश और बैंक की ज़रूरत है क्या आपको? बेटा जैसे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देता तो, अरे डेटर अकाउंट बनाते क्या? क्यों बनाते? अरे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 2,72,000 रुपये, अब क्या करेगा एडजस्टमेंट? आ रही है बात समझ में? और फिर भी शौक पूरा करना है तो करते रहना। बेटा एग्जाम में शौक पूरा करने थोड़ी जा रहे हैं, तो फिर इसने क्यों बना रखा है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो आप लोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, या मैं देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपकी बात क्लिक कर जाएगी। बेटा मैंने कुछ बच्चे पढ़ाना चालू किया फाइनल के, मैं गया पढ़ाने सुबह सुबह अपनी कैपेसिटी पर मैं गया, मैंने वाई बोली आज पढ़ाए, हाँ कितने बच्चे आए? मैंने कहा 2 बच्चे। मैंने कहा इतनी फीस लेंगे, इतनी हो गई। समझ में आ रहा है?
मैंने कोई फीस डिसाइड की, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 2 ये फीस आ गई, तो ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद 5 बच्चे हो गए, वाई बोली बड़े, मैंने कहा 5 हो गए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इतने आएंगे। फिर एक हफ्ते बाद मैंने कहा 15 हो गए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इतने आएंगे। वो बोली बढ़िया। वो बोली सब्जी लेने 500 रुपये देना, मैंने कहा है ही नहीं। बोली तेरी ऐसी की तेजी, रोज आके कहानी सुनाता है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और 500 रुपये मांग रही, तेरी जेब में 500 नहीं है। बेटा मेरे पास तो पैसा आया ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो अभी पढ़ने ही आ रहे। तो ये बताओ, आप समझना मेरी बात, क्या मैं गलत बोल रहा था? क्या बात समझ में आ रही है? मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किस सिस्टम पर? अक्रूअल सिस्टम पर। ध्यान रखना, ओनर नहीं समझता एक्रूअल सिस्टम। ओनर का इंटरेस्ट किस में होता है? कैश में। मेरी वाइफ बोले मैं नहीं जानती एक्रूअल क्या होता है, मुझे तो पता घर में कितना आया। बेटा आप जब एंटिटी में जाओगे ना, तो आप P&L बनाओगे, आप बोलोगे साहब 5 करोड़ 70 लाख 80 हज़ार कमा लिए, वो कैश बॉक्स खोलेगा, भाई साहब पैसे ही नहीं है इसमें, तो बैंक अकाउंट से पूछेगा बैंक में कितना जमा है, बैंक में बोलेगा भाई कौन सी कहानी सुना रहा है तू मेरे को, समझ में आ रहा है? ओनर नहीं समझता इन चीज़ों को। ओनर बोलता है साहब ये क्या होता है मुझे नहीं पता, ये आपका अक्रूवल वक्रूवल जो होता है आप समझते हो, इसीलिए आपको हायर करके बिठा रखा है, मुझे तो बताओ, क्या बताओ कितना कैश आया कितना कैश गया, मेरा इंटरेस्ट कैश में है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप एंटिटीज में जाओगे तो बेटा एंटिटीज कैश में इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके नहीं बैठती जितनी, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल, दिन रात आप ये कर रहे हो, आप 12-12 घंटे यही काम कर रहे हो, तो आपको तो सारी नॉलेज है, उनको थोड़ी है नॉलेज। एक आम आदमी बताओ किसको समझता है कितना कैश आया कितना कैश, मेरी जेब में क्या है मुझे उससे मतलब है। तो ओनर को कैश में इंटरेस्ट होता है, ओनर को मतलब नहीं होता कि आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। तो आपका ये बताओ इस क्वेश्चन में आप ये रिपोर्टिंग किसके लिए कर रहे हो? अरे ओनर के लिए तो होती है अकाउंटिंग, अल्टीमेटली हम तो एम्प्लॉयज हैं, हमें तो उनको रिपोर्ट करके आना है, हमारे सीनियर्स को वो ओनर को रिपोर्ट करेंगे। तो बेटा ओनर को तो कैश में इंटरेस्ट है, उसको तो कैश अकाउंट चाहिए ही चाहिए। इसलिए इन लोगों ने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है। फिर भी वर्किंग नोट में कैश अकाउंट बना हुआ है, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास डेटर्स अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती तो डेटर अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं था, क्रेडिटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती, क्लोजिंग बैलेंस स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा होता तो मैं नहीं बनाता। उनमें इंटरेस्ट नहीं है उसका कैश अकाउंट में इंटरेस्ट है, कैश और बैंक। मैं दोनों को अलग अलग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो कैश ऑब्लिक बैंक आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर है कैश अकाउंट बनाने के लिए, जो कि इस क्वेश्चन में है, तो बताओ क्या करोगे आप लोग? कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे, चाहे वो आपके मेन सॉल्यूशन में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मैटर नहीं करता। बोलो समझ में आ गया? 15 नंबर के इस क्वेश्चन में, 12 नंबर के जो भी क्वेश्चन होगा बेटा, इस क्वेश्चन में 3 या 4 नंबर बताओ किसके थे? हाँ, क्यों? रीजन समझ में आ गया होगा। बेटा मैक्सिमम बच्चे कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही। और आप ध्यान रखना, जिस अकाउंट को आप इग्नोर करते हो ICI, उन्हीं के नंबर ज्यादा लगता है। जो हर बच्चा बनाकर आएगा, क्योंकि आप फंसे हुए बनाओगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आपको, तो उनके मार्क्स ज्यादा होते ही नहीं है कभी भी। कैश अकाउंट इसमें कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और क्यों बन रहा है उसके पीछे की थीम मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ओनर को आप रिपोर्टिंग, आप लोग बार बार सवाल सॉल्व करते हो, जबकि मैं बार बार बोलता हूं आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो अपने ओनर को, आप रिपोर्टिंग करते हो बेटा बेसिकली। तो ये रिपोर्टिंग पर्पस से बन रहा है, ये कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन की पर्पस है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन में तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्या मेरी बात कनेक्ट हुई? तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन करो और कैश की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, तो आपको नीड हो या ना हो, कैश अकाउंट बनाकर आना ही आना है। चले आगे। तो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया कैश अकाउंट? तो आप लोग वर्किंग नोट नंबर 3 खुद बनाओगे, मैंने आपको रीजन बता दिया। चलो मैं आगे। हरे कृष्णा बेटा, आज के लिए ज्ञान इतना ही, इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा बेटा। अब सुन लो मेरी बात, एक बात सुन लो सारे बच्चे, ये 5 प्रेस कर देना एक बार। एक बात सुन लो, आप लोगों को